finding it the donations और जो cost of education is so high. Let's go across to Hemant Kamble साहब. I think he's with us. Hemant Kamble साहब, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? How are you? जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. Absolutely fine. Wonderful, wonderful to hear that, sir. और श्रावण का महीना है, उसकी आपको बहुत 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 शुभकामनाएं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. और तीसरी चीज क्या है सर, ये बताएं कि राज ठाकरे साहब ने जो बात करी, जैसा प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, अकेले राज ठाकरे हैं जिनमें ये साहस है बोलने का कि भैया नौकरियां बढ़ा दीजिए, काम बढ़ा दीजिए, स्कूल्स बढ़ा दीजिए, कॉलेजेस बढ़ा दीजिए, ताकि रिजर्वेशन का झंझट ही ना रहे. I think he's the only politician who's had the guts to say that. Hemant Kamble sir. राजीव जी, जी 29 जुलाई से आज 7 अगस्त है जी. तो 29 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक मैं जो मराठा आंदोलन का एपिक सेंटर है मराठवाड़ा, बराबर है, मराठवाड़ा है जी, मराठा आंदोलन, मैं 6-7 दिन में वहां पर था. आज सुबह ही मैं लौटा वहां से. और जो 2 दिन पहले आपने जो कंट्रोवर्सी देखी, वहां का मैं चश्मदीद गवाह हूं जी. तो देखिए, ये आरक्षण के मुद्दे पर उनकी भूमिका पहले से ऐसी ही रही है कि भाई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आप आरक्षण दिए. इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको आप आरक्षण दिए. बोलिए बोलिए. अब देखिए कैसे ना कि इसमें बहुत सारे लोगों के व्यूज अलग अलग रहेंगे. और जहां तक हेलो, बोलिए बोलिए हेमंत जी. तो अब कहते हैं कि उन्होंने जो उनकी जो भूमिका है वो रखी है, और इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको इसका पॉलिटिकल गेन करना है, जो प्रैक्टिकली किसी भी समाज को, जो समाज आरक्षण मांगते हैं, उनको बात कह नहीं सकते कि भाई ये पॉसिबल नहीं है. और वो उनको जो आने वाली जो इलेक्शन है, वो इलेक्शन के लिए उनका जो फायदा है उसके लिए कहीं ना कहीं उनको ललचा रहे हैं. लेकिन राज ठाकरे साहब जो है वो बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, और उन्होंने जो बात कही कि भाई ये आरक्षण यहाँ पर देने की जरूरत इसलिए नहीं है, वो इसके खिलाफ नहीं है. अगर अभी की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना और एनसीपी की, जो अजित पवार, शिंदे और बीजेपी, वो अगर देना चाहते तो जरूर दें. इसे हमें कोई रिग्रेट, वी हैव नो रिग्रेट्स एंड कंप्लेंट. अगर मराठा समाज को आरक्षण मिलता है हम उनको स्वागत करेंगे, लेकिन दे तो सही, ऐसा आरक्षण दे जो कोर्ट में जाके जायज हो जाएगा, ना कि सिर्फ इलेक्शन के लिए दे और इलेक्शन के बाद में फिर से उसको, क्योंकि एक बार ये धोखा तो उनके साथ हो चुका है. अब देखिए, उनका जो उस दिन का जो सोलापुर का स्टेटमेंट था, तो सोलापुर के स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में इतने सारे रिसोर्सेस है. इस महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन आप देखिए राजीव जी, करीबन 13 करोड़ की है. 2011 के बाद हमारे यहाँ पर सेंसस नहीं हुआ, तो यहाँ का भी आपके पास पॉपुलेशन का एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 13 करोड़ के आसपास है. ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास जो है आउटसाइडर्स है, जो महाराष्ट्र से बाहर से लोग आए, जो यहाँ पर नौकरियां करते हैं, जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे या बड़े बिजनेस करते हैं. तो अगर बाहर के आए हुए लोग जो बाहर से, यस यू कैन कंटिन्यू, यू आर फाइन नाउ. बाहर से लोग आए हुए, वो अगर यहाँ पर आके इस तरह का रोजगार पा सकते हैं, तो यहाँ के जो लोकल है, जो मूलभूत है, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल सकता. इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में पावर दीजिए, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के जो यंग जनरेशन है उनको ये कैसे मिलते हैं. आपको मैं कुछ आंकड़े बोलता हूँ. महाराष्ट्र का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है रेट है वो 38.79 लाख. जो हमारी मुंबई है
ये आपको भी पता है कि सबको पता है कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेट है, ये है कैपिटल है। और महाराष्ट्र जो है आज की तारीख में देश में 1 नंबर का स्टेट है, 2 नंबर पे तमिलनाडु है, 3 नंबर पे गुजरात, 4 नंबर पे कर्नाटक। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र इतने बड़े पैमाने पर सेंटर को टैक्स दे सकता है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर रोजगार की निर्मित कर सकता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोलिए या एग्रीकल्चर ग्रोथ, वो बड़ी पैमाने पर, फिर भी जो लैकिंग है उसको सुधारने के लिए पॉलिसीज की जरूरत है। हम भी आपके इस चैनल के माध्यम से कितनी बार था कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फिक्स कराई जाए, हमारी टूरिज्म पॉलिसी को ठीक कराई जाए, हमारे एजुकेशन पॉलिसी को ठीक करा जाए, हमारे हेल्थ पॉलिसी को ठीक करा जाए, तो ये स्टेट और प्रोग्रेस कर सकता है। तो हेमंत जी, मैं ये जो बातें कहता हूँ ये कनेक्ट करती कहीं ना कहीं, ये रिजर्वेशन का मुद्दा है, इसको कनेक्ट करती है। हेमंत जी, हाउ डू यू सी दैट, ये जिस प्रकार से धाराशिव में मराठा समाज के लोग जो एफिलिएशन था मनोज जरांगे पाटिल जी के, राज ठाकरे जी से मिलने आए थे और तरह तरह के बातें, मीन्स दे वांट टू डिस्कस विद राज ठाकरे साहब ने क्लियर कट अपना जो क्लियर माइंड थॉट है वो क्लियर सामने रखा। बट जिस एग्रेसिव तरीके से मराठा एजिटेशन एक राह पकड़ रहा है, हाउ डू यू सी दैट हेमंत जी? इज इट समथिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट? प्रदीप जी, मैं उसका चश्मदीद गवाह था, मैं वहां पर था। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तब मैं वहां पर ही था। ओके। देखिए, उस दिन सुबह सोलापुर के उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो स्टेटमेंट दिया था कि इसके आरक्षण की महाराष्ट्र में जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स है, यहाँ पर इतनी जॉब क्रिएशन हो सकता है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई प्लानिंग नहीं है। अगर ये उनका कहने का मतलब ये था हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, हम अगर बाहर के लोगों को यहाँ पर जॉब दे सकते हैं या रोजगार दे सकते हैं, तो यहाँ के महाराष्ट्र के जो बुंदेलखंड उनको क्यों नहीं दे सकते? तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कहीं ना कहीं टारगेट किया था स्टेट जो यहाँ पर पावर में जितनी सरकार है उनको, क्योंकि देखिए जितने अभी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, फिर वो शिवसेना के दोनों गुट हो, एनसीपी के दोनों गुट हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कहीं ना कहीं पिछले 30 सालों में अदल बदल कर पावर में आए थे। तो ये सबको उन्होंने एक सवाल था, उनके लिए सबके लिए सवाल था कि इतने सारे रिसोर्सेस है तो आरक्षण देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको जॉब मिल सकती है। और सेकेंड थिंग देखिए कि जो आरक्षण आप कायदे के मतलब आप जिस कोर्ट में उसको ठहरा नहीं दे सकते, उस आरक्षण को लेकर आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हो, वो उनका मुद्दा था कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि मराठा आरक्षण के सामने ओबीसी को खड़ा किया जाए। अब ओबीसी के लिए कौन एक फाइट कर रहा है? तो मिस्टर छगन भुजबल, जिनकी पार्टी खुद सरकार में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं है, और इस पर अगर कोई इंसान खुलकर बात करता है तो उसका विरोध किया जाता है, ना कि जो झूठ बोलते हैं उनका विरोध किया जाता है। अब देखिए जो वहां पर जो धाराशिव की जहां पर वो रुके थे, वहां पर मैं भी वहीं पर रुका था, तो वहां पर जो आए थे उनके पास वो कह रहे थे पहले कि हमें निवेदन देना है, उनके पास कोई निवेदन नहीं था। उनका कहना था कि राज ठाकरे साहब इसके ऊपर अपना पक्ष रखे। देखिए कैसे हमने भी उनसे बात करी, कुछ भी नहीं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो खुद उनके पास गए, उन्होंने कि आपके जो भी आपका डेलीगेशन है उसमें से 2-3 लोग आए, मैं उनसे बात करने का तैयार हूँ। वो निकल गए और फिर वही घोषणाबाजी और सब कर रहे थे। लेकिन फिर वहां के जो पुलिस प्रशासन के एसपी थे उन्होंने फिर वो वहां पर एक मीटिंग अरेंज की और उन्होंने जब वो आप देखो ना कि उन्होंने क्या कहा वो, तो ये जो मुद्दा है आरक्षण का उस पर उन्होंने स्टैंड रखा है कि भाई मैं महाराष्ट्र के जितने रिसोर्सेस है वहां से मैं आपको जॉब क्रिएट करके दे सकता हूँ। और आरक्षण देखिए कि सब जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो गवर्नमेंट में, जॉब कहाँ पर है? जॉब है कहाँ पर? अगर इनको जिन जिन अभी कम्युनिटीज को आरक्षण चाहिए और देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट दे, ना कि इसमें आप उसमें इतनी एनर्जी वेस्ट करें। अगर आपके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल में गवर्नमेंट बीजेपी और शिवसेना की है, यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनसीपी की गवर्नमेंट है, तो वो लोग मिलकर इनकी तालमेल बना के इनको मराठा समाज को आरक्षण दे, कोई हमें कंप्लेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन ये जिम्मेदारी फिर उनकी है, जो पावर में बैठ के उनकी है कि इस आरक्षण को वो कोर्ट में कैसे जायज ठहरा है। लेकिन हेमंत कामले साहब, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सामने आता है, आपको आवाज आ रही है सर? जी जी। सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आता है, महाराष्ट्र में
कॉलेज सीट्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, स्कूल्स बहुत लिमिटेड हैं, स्कूल्स बनाए नहीं गए, कॉलेजेस बनाए नहीं गए, जो बनाए गए वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि कितनी कैपिटेशन फी देनी पड़ती है आज भी, इन स्पाइट ऑफ द लॉ, आपको पता है। तो अगर मराठा रिजर्वेशन मिल भी जाएगा तो किसको क्या मिलेगा? जो अभी आपने बात कही है, समझ क्यों नहीं आ रही लोगों को? जो अभी आपने बात कही, पते की बात कही है कि भाई हर जगह तो आपने ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हर जगह पर हो गई है। वेयर आर द जॉब्स? वेयर आर वी गोना गेट द जॉब्स फ्रॉम? हेमंत कामले साहब। राजीव जी, इस आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था कि भाई जो डाउन जो कास्ट थी, जो पिछड़ी हुई जमाती थी, जाति जमाती, उनको आर्थिक और सामाजिक बल दिया जाए, उनको समानता पर लेके जाए जी। अब देखिए, इसका पिछले 70 सालों में हमने जो देखे हैं, फिर 1952 हो या 1989 में जो मंडल आयोग आया, फिर ओबीसी का जो भी चल रहा है, यहाँ पर महाराष्ट्र में चल रहा है या फिर गुजरात में अपना राजस्थान में गुज्जर आंदोलन चल रहा है, तो आरक्षण का मुद्दा, अब आरक्षण की तब जब आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, तब हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की कमी थी, और जब वो किसी ने जिन कमिटी ने शिक्षा हासिल की, उन्होंने उसके फायदे लिए, फिर ओबीसी का आरक्षण उनके उसको फायदे हुए। अब देखिए, ये गुज्जर और मराठा आरक्षण की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस बात पर आना पड़ेगा कि आरक्षण कितने दिन तक चलेगा। इसलिए सरकार को अपोजिशन एंड पावर, जो पावर में बैठी है, जो लोग बैठे हैं, इनको एक कोऑर्डिनेशन कमेटी रखकर ये कहीं ना कहीं कि हम ये आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जातियों पर और इसमें कहीं ना कहीं हम जो नफरत की राजनीति चल रही है उसको बंद करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसी एक देश अभी जल रहा है, बांग्लादेश में, जो आरक्षण के मुद्दे पर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर, उनको भागकर यहाँ पर सहारा लेना, हिंदुस्तान जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर सीरियस होनी चाहिए कि आप जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, जिन मुद्दों को आप राजनीति का आपका मुद्दा मानते हैं या इलेक्शन के मुद्दे मानते हैं, इनको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और यही बात करते हैं कि प्रैक्टिकली सोचिए, आप रिजर्वेशन दे भी देंगे, आज की तारीख में कोई भी कम्युनिटी हो, उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना, उसके फायदे एजुकेशन में कितने मिलते हैं या फिर नौकरियों में कितने मिलते हैं। पॉलिटिकल आरक्षण देखिए, आज मैं जिस धाराशिव में गया था, वहां पर एक जो कंस्टिट्यूंसी है उमरगा, वहां पर जो एमएलए है ज्ञानराज चौगुले, 3 टर्म वहां पर एमएलए, दैट कंस्टिट्यूंसी इज रिजर्व फॉर एससी कम्युनिटी। अब देखिए, वो कितने दिन तक वो उसका फायदा उठाएंगे? कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षण कहीं ना कहीं था। तो जो काबिल है उनको इसका मिलना चाहिए। आज हेमंत जी, अभी प्रकाश अंबेडकर जी भी यात्रा पे निकले, दौरे पे निकले। प्रकाश अंबेडकर जी बार बार स्टेटमेंट भी दे रहे, कुणबी मराठाओं को आप वोट मत दो, कुणबी मराठा इधर भी है उधर भी है, ओबीसी मराठा बहुत कम है। तो और एक जहर जिस प्रकार से जा रहा है, उन्होंने कहा 55 लाख नोंदनीकरण जो कुणबी मराठा का हो गया उसको रद्द करो, प्रकाश अंबेडकर जी का कहना। तो हाउ डू यू सी दिस? या बहुत सारे प्लेयर्स दौरा कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपना विचार कर रहे हैं, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है पूरे महाराष्ट्र में। आप इसको कैसे देखते हो? जी, मेरे लिए तो ये नफरत की राजनीति लग रही है, क्योंकि देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी खुद बाबा साहब अंबेडकर के नाती है और राज ठाकरे साहब प्रबोधनकार जी के नाती है। तो प्रबोधनकार जी ने जो काम किया है महाराष्ट्र के लिए और बाबा साहब ने जो काम किया है, और प्रकाश अंबेडकर जी को ये समझना चाहिए कि किस तरह के आपके स्टेटमेंट होने चाहिए। आपको जिस इंसान ने इस भारत को जोड़ने के लिए जो संविधान बनाया था, उस संविधान में रहकर आप बात करेंगे तो सही रहेगा। अब ये देखो, ये जो एसटी कम्युनिटी है या उसमें, इसके फिर वो उसे कैटेगराइज करने की बात हो रही है। जो
SC ST ओबीसी कम्युनिटी में जो पिछड़ी समझती है, जिन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया, वो अब इसके लिए लड़ रही है। तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार करने की बारी आई है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने वाले हैं। ये नफरत देने वाले हैं कि एक दूसरे का द्वेष करो, एक दूसरे की जो पहचान है हो उसकी जाति से हो जाए या उसके टैलेंट से होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। और जो पार्टियां इस तरह की राजनीति, तो मुझे लगता है लोगों ने इनको नकारना चाहिए। ये जो नफरत की राजनीति यहाँ पर जो जिस तरह से कास्ट वाइज और फैला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनको सबक सिखाइए। हेमंत जी, राज ठाकरे साहब ने कहा कि वी आर गोइंग टू फाइट ऑल 225 से 250 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा का। इट वाज अ ग्रेट मोटिवेशन। पूरे मनसे के जितने मन सैनिक है सब खुश हो गए। बट सबसे ज्यादा तकलीफ उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत, आदित्य ठाकरे जी, इनको हो रहा है। आदित्य ठाकरे, संजय राउत जिस प्रकार से आलोचना कर रहे कि आए हैं, वोट बढ़ेगा, मोटिवेटेड कैंपेन है, अलग अलग प्रकार से राज साहब का ये कहना उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। फिर आदित्य ठाकरे जी ये कहना कि ये मानसून के छतरी है। तो ये आलोचना आप कैसे देखते हो ऑफ उद्धव यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना, राइट फ्रॉम उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे आलोचना कर रहे हैं राज साहब ठाकरे की। हेमंत जी, देखिए, रेडीमेड जिसको मिला है, रेडीमेड जिनको मिला है वो जो संभाल नहीं पा रहे। और हमने हमारी पार्टी बनाई है, हम इलेक्शन लड़ेंगे तो इनका कहना होता है कि मराठी वोटों में कटौती हो जाएगी या फिर डिवाइड हो जाएगा, मराठी वोट डिवाइड। इनको मतलब अकल ठिकाने पर नहीं है संजय राउत की या आदित्य ठाकरे की। जब दो पूरे महाराष्ट्र में करीबन 1.5 करोड़ के आसपास जो भी आबादी रहेगी, मुंबई पुणे ठाणे में, मुंबई ठाणे और थोड़ी बहुत पुणे में और या नासिक में, बाकी जगह तो सब महाराष्ट्र के लिए ना। 13 करोड़ की आबादी में 1-1.25 करोड़ की आबादी जो है वो गुजराती, मारवाड़ी, जैन या उत्तर भारतीय जो भी बाहर से लोग हैं उनकी है। तो बाकी जो 12 करोड़, 11.5-12 करोड़ जो लोग हैं वो तो मराठी है। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी है ना, इनको क्या समझ में आएगी ये राजनीति में। उधर आदित्य ठाकरे कब राजनीति में एंटर हुए? 2011 में। शिवसेना की स्थापना कभी हुई? 1967 में। तब से लेके अब तक की जो शिवसेना बड़ी हुई, उसके लिए बाला साहब ने जो कष्ट लिए, जिस तरह से उन्होंने प्रयत्न किए अपनी पार्टी बनाने के लिए, वो देखिए उसका इतिहास उनको पता नहीं होगा क्योंकि रेडीमेड है। यहाँ पर एक इंसान जो है, एक राज साहब ठाकरे, वो अपनी पार्टी चला रहे। तो हम कोई एनजीओ लेके नहीं बैठे, हम हमारी इलेक्शन लड़ेंगे। तो हम अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर कोई बोलता है कि हिंदुत्व के वोट में अगर फूट पड़ती है और कोई बोलेगा मराठी वोट पे, तो वो उनका प्रॉब्लम है। हम हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम इलेक्शन लड़ेंगे। आप अपने मुद्दे पर लड़ो। आदित्य ठाकरे को केमशो वर्ली पे इलेक्शन लड़ना है या कौन से मुद्दे पर लड़ना, वोट तय करें। उद्धव ठाकरे को वो तय करना है कि भाई मुझे 2.5 साल की सीएम की पोस्ट चाहिए, या महाराष्ट्र के जो किसानों के प्रॉब्लम है, फिर यहाँ के जो यंग जनरेशन उनके जॉब की प्रॉब्लम है, या फिर ह्यूमन सिक्योरिटी है, क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, उसके लिए काम कर रहे हैं कि 2.5 साल की जो सीएम की पोस्ट नहीं मिली उसके लिए राजनीति करनी है। और संजय राउत तो क्या है, वो तो ग्रेट, इज अ ग्रेट, मतलब सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो आज की तारीख में। वो आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, कोई उनका वो नहीं होता है, कोई करेक्ट ही नहीं होता है। तो उनको क्या बात करनी है वो उनकी पार्टी जाने। अभी आदित्य ठाकरे की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, कहीं पर सुनी, क्योंकि मैं 6-7 दिन यहाँ पर कनेक्ट है, तब वहां पर नेटवर्क का प्रॉब्लम ये। तो मैंने कल कहीं पर पढ़ा कि आदित्य ठाकरे मनसे को क्रिटिसाइज करते कि कोरोना में ये कहा थे, भाई आप अपने पापा जी के साथ घर पर बैठे थे, आपके पापा जी बोल रहे थे हाँ वार्म वाटर पीजिए, सैनिटाइजर लगाइए, मुझे अगर मच्छर काटते हो मैं खुजाऊ कैसे, ये मुझे उनको प्रॉब्लम थी। लोगों के यहाँ पर रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम थे, उनके बच्चों के फीस के प्रॉब्लम थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के प्रॉब्लम थे, स्कूल के फीस के प्रॉब्लम थे। उसके लिए तो कोई उद्धव ठाकरे जी ने कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं दिया। आप बताए, चैलेंज है आदित्य ठाकरे जी को, बताइए मुझे कि कोरोना काल में उन्होंने लाइट के बिल कम किए, पूरे बिल वसूले, स्कूल की फीस पूरी वसूली, मेडिकल बिल हॉस्पिटल के पूरे वसूले। आपने कोरोना काल में आपने काम क्या किया वो बताइए। हमने काम किया, हम हमारी उपलब्धियां गिनाएंगे।
आदित्य ठाकरे जी को तो ओपन चैलेंज है कि आप आइए, बैठिए डिबेट में, आप बताइए मुझे क्या किया आपने। आप जी। टूरिज्म मिनिस्टर थे, कितने रोजगार आपने यहाँ पर लोगों के लिए लेके आए, कितने टूरिज्म स्पॉट को डेवलप किया। आप एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, क्या लिया आपने मेजर्स की। एनवायरमेंट के इतने प्रॉब्लम, आज इतने फ्लड सिचुएशन हो रही है, पुणे में देखिए, मुंबई में देखिए, थाना में देखिए, हर जगह पे फ्लड सिचुएशन है, हर जगह कंक्रीट का हमने प्रोग्रेस, हम लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि कंक्रीट इज अवर प्रोग्रेस। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आपने क्या किया। तो ये क्रिटिसाइज उनको क्या करना है, उनकी बात वो करेंगे और उनको हम पूरी तरह जवाब देंगे, अच्छी तरह जवाब देंगे। लेकिन ये बताइए सर, जहां तक के महाराष्ट्र की राजनीति का प्रश्न है, जो अभी अभी आपने मुद्दे बताए, उसके अलावा जिन मुद्दों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ज्यादातर काम करती है और राज ठाकरे जी जिन चीजों पर ज्यादा बोलते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का डिस्कशन कब उन मुद्दों पर आएगा। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि ये जान करके कास्ट रिजर्वेशन का मैटर, इसको बार बार हवा दी जा रही है ताकि जो असली मुद्दे हैं उन पर बात ही ना हो पाए। कामले साहब। राजीव जी, 1995 तो 1999 जी। बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी। 99 से लेके 2014 तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी जी। 2014 से लेके 2019 तक बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट थी जी। 2019 के बाद अब 2.5 साल के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब फिर से शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस आपके अजित पवार और बीजेपी गवर्नमेंट, ये सभी पार्टियां है ना, इन सभी पार्टियों के पास मुद्दे बचे नहीं है। इनको जो सत्ता मिली थी, उनको पावर मिली थी, उसमें जो काम नहीं कर पाए ना, तो उसको कहीं ना कहीं साइडलाइन करना है, तो ये मुद्दे आगे आ जाते। इनके पास कोई, आप मुझे बताइए, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, तो हमने फिर भी पावर नहीं थी, फिर भी हमने 2014 में हमारे महाराष्ट्र का हमने डिफरेंट दिया था। क्या नहीं था उसमें? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, वुमेन सिक्योरिटी, क्या नहीं था? डेवलपमेंट पॉलिसी, सब कुछ हमने उसमें दे दिया था। आप मुझे बताइए, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आज यहाँ पर इतना फ्लड होता है, वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट किया तो उनका कोई नाम नहीं पता मुझे, उनको गुस्सा आ गया। अजित पवार, अगर मुझे एक बात बताइए कि जब मैं कहता हूं कि ये महाराष्ट्र मेरा है, जब राज साहब कहते हैं कि महाराष्ट्र माझा, मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, तो वो प्यार उन्होंने दिखाया, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए 6 साल उन्होंने काम किया उस पर, 6-7 साल, और एक ब्लूप्रिंट लोगों के सामने रखी। आप मुझे बताया, अगर अजित पवार पूना उनका अगर फेवरेट शहर और वो कहते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी जैसा उसको बोलते हैं, तो आपके पास पूना का प्लान क्या है? उद्धव ठाकरे के पास मुंबई का प्लान क्या है? ये तो सब बटे हुए ना, पूना के अजित पवार, बारामती के शरद पवार, मुंबई उद्धव ठाकरे को चाहिए। हम तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बाउंड्री पूरा महाराष्ट्र है। हम पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहाँ पर हर किसी की बात करेंगे। हम विदर्भ की बात करेंगे, हम उत्तर महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम कोंकण की बात करेंगे, हम मराठवाड़ा की बात करेंगे। आज मराठवाड़ा में आप आज भी देखिए, यहाँ पर बारिश फ्लड हो रही, वहां पर आज भी 6000 से ज्यादा गांव को टैंकर से पानी देना पड़ रहा है। इस पर कोई बात नहीं करता है, क्यों नहीं बात करते? ये बातें छुपाई रखने के लिए ये सब मुद्दे ये लेकर आते हैं। आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आप, राज साहब ने कहा कि 225 से 50 हम लड़ने वाले हैं, और सामने एकनाथ शिंदे जी लाड़की बहन स्कीम, लाड़का बहू स्कीम, अजित पवार जी का द पिंक रिक्शा स्कीम है, फिर अलग अलग फार्मर्स के स्कीम है। तो ये कहां से आप भी कई बार कहा कि 8 लाख करोड़ कर्जा में है महाराष्ट्र सरकार, बट ये स्कीम्स में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि ये स्कीम्स आप चैलेंज कर पाएंगे, या सब लोग पॉलिटिकल पार्टी में क्या इन लोग ने ऑलरेडी लीड ले चुका है महायुति? हाउ डू यू सी दैट हेमंत जी? देखिए, ये लाडली बहन जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने जो अभी चलाया था कैंपेन इलेक्शन के पहले, जो आपने लोकसभा इलेक्शन थे, तो उसका ही कॉपी है माझी लाड़की बहन, मराठी में उसका ट्रांसलेशन है। अब मुझे बताइए, ये लाड़की बहन, जब उस लाड़की बहन पर बलात्कार हो रहा था, तब ये भाई कहां पर था?
इतने लोगों को मतलब मोलेस्ट की, कुछ लड़कियों को, कॉलेज की लड़कियों को ट्रेन में मोलेस्ट किया गया, एक लड़की की तो हॉस्टल में हत्या हो गई। तब ये कहाँ थे? अब 1500 रुपए देखिए आप लाड़की बहन करते हो। अब देखिए ये 1500 रुपए के लालच में तो वहां से बांग्लादेशी पीएम भी आ गई। आप मतलब लोगों को 1500 रुपए की भीख क्यों दे रहे हो? उनको काबिल बनाओ। हम यही तो राजस्थान वही तो कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस है, सब रिसोर्सेज यूज करो, किसी को भीख देने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे 5 किलो चावल नहीं मांगता। इस 150 करोड़ की आबादी में आप अगर 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं, ये अगर बोलते हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं हार है। जिस देश की आप इसको आप 5 ट्रिलियन लेना चाहते हो, बनाना चाहते हो ना, और वहां की जनता 80 करोड़ जनता आज भी मुफ्त का राशन खाती है। कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है? आपके पास प्लान नहीं है इसका। लोगों को काबिल बनाओ ना। आप ये क्यों दे रहे हो? 1500 रुपए दे रहे हो, फिर लाड़का भाव उसको 2000 रुपए दोगे क्यों? उनको जॉब दीजिए, नौकरियां दीजिए ना, उनको रोजगार दीजिए उनको। मैंने आपको आंकड़े गिराए थे, 38 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, एक नंबर का स्टेट है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई हमारे स्टेट में है। नेचुरल रिसोर्सेज सब नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास। 720 किलोमीटर की हमारे पास सी बेस है, जंगल है, पहाड़ है, सब तरह के मिनरल्स है, सब कुछ है। कि प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो तो क्यों फिर आपको इलेक्शन किसके लिए लड़नी है? यही 1500 रुपए देते हैं, ये इसको आरक्षण देंगे, उसको आरक्षण देंगे तो कुछ नहीं। फिर 3.5 महीने के बाद देखिए सबकी राजनीति। आज जो कहते हैं कि आरक्षण दो, जो सरकार में बैठे उनको कहते हैं कि आरक्षण दो। यही अगर सरकार चेंज होती है, जो अब विरोध कर रहे हैं, जो विरोध में बैठे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है इनको आरक्षण देने की, जो कोर्ट में जायज हो। ऐसा आरक्षण देने की जिम्मेदारी इनकी है। तो ये सब पार्टियां बैठ के इसको तय करें कि किस तरह से आरक्षण देना, क्यों उनको बेचारे को तकलीफ दे जाओ। मराठा समाज के लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे? उनको दे दीजिए। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा सर, ये बताएं मुझे। ये लाडका भाऊ और लाडकी बहन स्कीम का वेरी फ्रैंकली मुझे तो ऐसा लगता है इट्स गोना हैव अ टेरिबल इफेक्ट एवरीवेयर। कोई फिर नौकरी क्यों ढूंढेगा, काम क्यों करेगा, बताइए प्लीज। देखिए राजीव जी, 1,500 में आपका गुजारा नहीं होने वाला है, नहीं होने किसी का भी गुजारा नहीं होगा। नहीं होने वाला। They are just trying to purchase the vote. In 1,500 rupees per month. To vote. Yes. तो आप समझिए कि 46,000 करोड़ आपके पास ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का कर्जा है। 46,000 करोड़ कहां से लाएंगे? इसका प्रोविजन कहां से करेंगे? सिर्फ लाड़की बहन स्कीम पर। आपके पास अच्छे कितने, मैं जहां पर जाके वहां पर मैं कहता हूं कि आपको 6,000 से ज्यादा गांवों को वहां पर पानी आज भी टैंकर से देना पड़ता है। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है। मैं जहां पर अभी मैं आज ही सुबह 4 बजे आया हूं, हालत खराब है। वहां पर सड़कें नहीं है, पानी नहीं है। पूरे उस्मानाबाद में कोई भी वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। लोगों को पूना में या मुंबई में या तो हैदराबाद जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, रोजगार के लिए उनको पूना, मुंबई या फिर दूसरे स्टेट पे जाते हैं। तब की बात है ये। जो भी स्टेट में बैठे, अभी बैठे हैं या इसके पहले जो पावर में थे, सबको शर्म आनी चाहिए कि आपके स्टेट के बच्चों को आप नौकरी नहीं देते, आप उनको एजुकेशन नहीं दे सकते, आप उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे सकते। किस काम की आपकी पावर, किस काम की सत्ता? ये जितनी पार्टियां, क्या ये लोग समझेंगे सर? पलट कर सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या महाराष्ट्र के वोटर ये समझेंगे देयर इज टाइम टू चेंज, कि बदलाव का वक्त आ गया है भाई, कि आप सिर्फ 1,500 रुपए महीने में हमारे वोट की कीमत कहीं ज्यादा है? क्या ये लोग समझेंगे सर? समझना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अगर वो समझ नहीं पाते तो अपने भविष्य को खत्म कर रहे हैं। वो अपने भविष्य, अपने वर्तमान को खत्म कर रहे हैं, आने वाले उनकी पीढ़ियां खत्म कर रहे हैं। वोटर्स को समझना पड़ेगा कि 1500 रुपए में आप अपना भविष्य बेच रहे हो। जिनके पास कोई विजन नहीं है, इन पार्टियों के पास, ऐसे लोगों का बेच रहे। देखिए
ये चारों पार्टियां जो है, 5 पार्टियां, इनको अब जनता, ये वक्त आया है कि जनता इनको सवाल पूछे। जब ये वोट मांगे जाए तब जनता इनको सवाल पूछेगी, और मुझे लगता है कि जनता ऐसे कभी सवाल नहीं पूछती है, इसलिए ये पार्टियां बार बार चुन कर आती है। हेमंत जी, बात यह है कि शर्मिला ठाकरे जी वहां पर उरन, जहां मर्डर हो गए थे वो लड़की की, वहां पर गए और उन्होंने कास्ट एस्पिरेशंस बोले कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, और शर्मिला जी ने 3-4 इंसिडेंसेस गिनाए कि यहां पर ये हुआ, यहां पर ये हुआ, ये अलग अलग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। क्या आपको लग रहा है, शर्मिला जी ने हाईलाइट कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है स्टेट में, आप कैसे इस चीज को देखते हो? How do you see? Has the Home Ministry under Fadnavis been able to full capacity में काम कर रहे हैं क्या? प्रदीप जी, बोलिए हेमंत जी। प्रदीप जी, जब मरोल में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद हमारे यहाँ पर शक्ति कायदा पारित किया गया था महाराष्ट्र में, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? मैं वही बात कहता हूँ ना कि ये जो 5 पार्टियां है ना, कि हम वुमेन सिक्योरिटी की बात ही नहीं करते, ये मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। जब तक किसी मिनिस्टर के इनके घर में ऐसा हादसा नहीं होता तब तक ये जागेंगे नहीं, और जो मुझे तो लगता है उसके बाद भी ये जागेंगे। इनकी संवेदनाएं जो है ना, सेंसेशन मर चुका है। ये जो पार्टियां हैं जितनी, उनकी सेंसेशन मर चुके हैं, इनको इनके घर में ऐसा कोई इंसिडेंट तब ये जागेंगे। जी जी कहिए राजीव जी। जी तो क्या जो एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि यह सरकार शेतकरी का है, कष्टकरी का है, कामगार का है, किसान का है, महिला का है, और मैं इस स्टेट को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा हूं, शक्तिपीठ हाईवे, नागपुर गोवा एक्सप्रेस हाईवे, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, वाधावन पोर्ट, विदर्भ में बैम्बू इंडस्ट्री लगा दिए, 300 एकड़ सेंट्रल पार्क यहां पर, तो क्या डेवलपमेंट सचमुच दिख रहा है हेमंत काबले साहब? देखिए, एक बात मैं कहूंगा कि जो 2014 से ना एक स्पीड आ गई है, मतलब किसी काम में जो जैसे हमने बैंडावर्मी से नहीं कंप्लीट होने के लिए करीबन 16 या 14 साल लगे थे, लेकिन अभी जो जो ये जो काम है, प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट, इनके काम में स्पीड आ गई है, ये हम मानते हैं। भले जो काम अच्छा है उसकी हम तारीफ करेंगे, जहां पर गलत है वहां पर हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। अब देखिए, आपने जो उपलब्धियां गिनाई, एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि वाधवन पोर्ट आएगा, फिर या फिर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बनेगा, ये सब बातें होती रहेगी, ये सब काम होते रहेंगे। देखिए, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी हमारे इसमें जो लोगों को प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये 1500 रुपए की रिश्वत देके आप कितने दिन तक वोट खरीदेंगे? ये 5 किलो चावल देंगे, 1 किलो आटा देंगे। अरे मैं तो कहता हूं, ऐसी जो भी पार्टियां इस चुनाव में ऐसी घोषणाएं करेंगे, वो अपने पार्टी फंड से ये चीजें दें, ना कि हमारे टैक्स पेयर जो हम टैक्स पे करते हैं उसमें से दें। क्योंकि आपकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए आप इस तरह की घोषणाएं करते हैं ना, तो आप पार्टी फंड में से दीजिए, ना कि हमारे टैक्स पे जो हम देते हैं उसमें से आप करें। किसको पूछकर आपने ये बताया, ये दिया है? ये 1500 रुपए का है, किसको पूछकर दिया आपने? और मिलेगा ना कि 3 महीने के बाद बंद कर देंगे? अगर देना है तो हमेशा के लिए दीजिए उनको। जी। अब 1500 क्यों, 15,000 दीजिए। 15 लाख तो हमारे बैलेंस है अभी तक, उसमें से काट कर दीजिए। 1500 से में क्या होने वाला, किसका गुजारा होने 1500 में? जी, लेकिन सर आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, ये सवाल मैं बार बार पूछता हूं, लोगों को जागरूक होने का, महाराष्ट्र के लोगों को जागने का, कि यार अब तो ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो वास्तविकता में आपके लिए, आपके हित के लिए बात कर रही है? आपको लगता है अब लोग जाग गए हैं क्या? देखिए राजीव जी, वी आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, वी हैव आवर ओन पार्टी, तो हम
हमेशा महाराष्ट्र के हित की बात करते जी। हैं, ना कि हम विदर्भ की बात करते हैं, ना हम सिर्फ कोकण की बात करते हैं, ना हम सिर्फ उत्तर महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठवाड़ा की बात, हम पूरे महाराष्ट्र की बात करते हैं और प्लानिंग के साथ बात करते हैं। अब लोगों को ये सोचना है कि आपको प्रैक्टिकल बोलने वाली पार्टी को वोट देना है जी। या इमोशनल मुद्दों पर आपको लुभाने वाली या गुमराह करने वाली पार्टी को वोट देना है। That's a major choice. That is a choice. ये लोगों which को अभी people तय have to करना है। make. I agree with you. Right. Thank you very much, sir. Hemant Kamble sir, thank you very much for joining us. In spite of the fact that you have a very bad throat, I can see आपका गला बहुत खराब है, इसके He बावजूद आप came, हमारे he came in साथ the आए। morning 4 o'clock today from Yes. from Dharashiv. That's right. That's right. He was right there. The when only that reason incident is took place. the only reason is love. This is the love for Mr. Rajiv Bajaj and Mr. Pradeep Nambiar. Thank you so much, sir. Thank you very much. We are I very always honored. I always enjoy the discussion on your channel. Thank you very much. Thank you But very one day we should have a discussion on the rivers of Mumbai. I hope it will be a long discussion and a very constructive discussion. I hope we'll have that. Definitely. Thank you very much. Definitely. Thank you very much, sir. you Namaskar. very much. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Hind. Jai Bhavani, Jai Jai Maharashtra. Shivaji. Jai Bharat. But really, these guys are very sincere, irrespective Very, of anything very else. I mean, And they know what they're doing. They have got hands on the grassroots. They know exactly what's happening. and they're patient. सबसे Yes. बड़ी बात है इनमें सब्र बहुत है। उनका भाई बहुत लंबी है, आगे देखेंगे क्या होता है, ऐसी कोई बात नहीं। We'll see. We shall see what. और कभी प्रशासन इनके हाथ में आएगा तो really they can work it out. That's right. Every one of them. So Pradeep ji, bad news all around as far as sports are concerned. As far as sports is concerned, first our girl gets disqualified. That is what's her name? Fogart. Vinesh Fogart. And today, Sri Lanka just defeated India in the third one-day international by 110 runs. 110 runs. So major defeat for Mr. Gautam Gambhir. His first one-day international series as a coach ends in defeat. He wins one, loses two. Well, not a very auspicious start. But I really feel for, I really and truly feel for Vinesh Fogart. Just, anyway, what's done is done, it's gone, it's finished. Can't do anything about it. Now she'll have to, she's still young, she's just 29, so I think she still has one more Olympics left in her. She can still fight 4 years later. Well, that's just about it. Let's go straight across to